नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अमित जैन पी पर। मैं हूं अमित चौहान और आप देख रहे हैं यूपीपीएससी का लेटेस्ट पीवाईक्यू सीरीज। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं जियोग्राफी के लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जिसको यूपीपीएससी ने हाल ही के कई परीक्षाओं में पूछा हुआ है। इससे पहले हमने जियोग्राफी के 3 पार्ट को कवर किया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम जियोग्राफी के लेटेस्ट पीवाईक्यू सीरीज में 4th पार्ट को कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक तरफ देश दिया हुआ है, दूसरी तरफ पर्वत दिया हुआ है और इसको हमें मैच करना है। पहला पर्वत है आल्पस। आल्पस पर्वतमाला कहाँ है? यह स्विट्जरलैंड में पड़ता है। स्विट्जरलैंड जो कि बी वाले पॉइंट में दिखाई दे रहा है। फिर है एपेनाइन। एपेनाइन पर्वत श्रेणी इटली में है। इटली हमें डी वाले पॉइंट में दिखाई दे रहा है, तो सेकंड वाला डी में चला गया। फिर है पिरेनीज। पिरेनीज जो है स्पेन और फ्रांस की सीमा पर पड़ता है। पिरेनीज कहाँ है? स्पेन और फ्रांस दोनों में पड़ता है। फिर लास्ट में है बाल्कन की पहाड़ी। बाल्कन बुल्गारिया में पड़ता है, ये आप सभी जानते हैं। तो इस हिसाब से ए का 4, बी का 1, सी का 4, डी का सेकंड। ये हमें किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ये हमें डी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2024 में पूछा है, प्री के एग्ज़ाम में, तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखे रहिएगा। बढ़ते हैं आगे। यहाँ इसका बेसिक है, बेसिक देख लेते हैं। स्पेन फ्रांस, यहाँ पर पिरेनीज़ है। पिरेनीज़ पर्वत श्रृंखला स्पेन और फ्रांस के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है, तो ये फैक्ट ध्यान रखे रहिएगा। और जो स्विट्ज़रलैंड में है आल्प्स, यह पर्वतमाला का मुख्य मध्य भाग स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। फिर है बुल्गारिया में क्या था? बाल्कन था। बाल्कन पर्वतमाला मुख्य रूप से बुल्गारिया में ही स्थित है। और जो इटली में एपेनाइन है, यह पर्वत श्रेणी पूरे इटली प्रायद्वीप की रीढ़ के रूप में उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। जैसे हमारा रीढ़ होता है शरीर में, वैसे ही ये फैला हुआ है इटली में। बढ़ते हैं आगे। एक तरफ पर्वत दिया हुआ है, दूसरी तरफ देश दिया हुआ है। फिर से वैसे ही पर्वत वाला क्वेश्चन है। पहला है किलिमंजारो पर्वत, यह कहाँ पड़ता है? यह तंजानिया देश में पड़ता है। किलिमंजारो तंजानिया थर्ड वाले ऑप्शन पॉइंट में दिखाई दे रहा है। फिर है टूबकल। टूबकल मोरक्को में पड़ता है। मोरक्को कहाँ है? फर्स्ट वाले पॉइंट में। फिर है स्टेनली। स्टेनली पर्वत युगांडा में है। युगांडा फोर्थ वाले पॉइंट में दिखाई दे रहा है। फिर है हॉगर, ये अल्जीरिया में पड़ता है। अल्जीरिया एक ही ऑप्शन बचा है, तो इस हिसाब से फर्स्ट का 4, फर्स्ट का थर्ड हमें बी वाले में दिखाई दे रहा है और डी वाले में भी दिखाई दे रहा है। बाकी ए और सी एलिमिनेट हो जा रहा है। फिर बी का 1 जो कि केवल डी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बाकी ये बी वाला भी एलिमिनेट हो गया, तो डी वाला आंसर हमारा निकल कर बाहर आ गया। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है प्री वाले एग्जाम में। बढ़ते हैं आगे। इसका बेसिक देख लेते हैं थोड़ा सा, मतलब वही फैक्ट है। किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत है जो तंजानिया में स्थित है। फिर है टूबकल। माउंट टूबकल एटलस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है जो मोरक्को में स्थित है। फिर है स्टेनली। माउंट स्टेनली युगांडा में स्थित है और लोकतंत्र गणराज्य की सीमा पर भी, कॉन्गो जो है वहाँ पर भी है। फिर है हागर। हागर पर्वत श्रृंखला, यह सहारा रेगिस्तान के मध्य अल्जीरिया में स्थित है। तो ये था कुछ फैक्ट। बढ़ते हैं आगे। एक तरफ पर्वत दिया हुआ है, दूसरी तरफ महाद्वीप का नाम दिया हुआ है और इसको हमें मैच करना है। पहला है एंडीज। एंडीज दक्षिण अमेरिका में है, जो कि फोर्थ वाले पॉइंट में हमें दिखाई दे रहा है। फिर है अल्ताई, यह तो एशिया में ही पड़ता है। अल्ताई एशिया 3 वाले पॉइंट में। फिर है आल्पस, ये यूरोप में पड़ता है। फिर है अपलेशियन, यह उत्तर अमेरिका के क्षेत्र में पड़ता है। तो फर्स्ट का 4 हमें किस में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है और सी में दिखाई दे रहा है। बाकी ए और डी एलिमिनेट हो गया। फिर बी का थर्ड, बी में भी है सी में भी है। फिर सी का 1,
यह केवल सी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। बी वाला एलिमिनेट हो गया, तो सी वाला आंसर हमारा निकल कर सामने आ गया। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है प्री के एग्जाम में, तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखे रहिएगा। बढ़ते हैं आगे। ये कुछ एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। एंडीज यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ती है। फिर है अल्ताई, अल्ताई पर्वत श्रृंखला मध्य एशिया, मध्य एशिया में कहाँ कहाँ, रूस, चीन, मंगोलिया, कजाकिस्तान, इसके संगम क्षेत्र में स्थित है। फिर है आल्पस, आल्पस पर्वतमाला मध्य यूरोप में स्थित एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। फिर लास्ट में है अपलेशियन, अपलेशियन एक प्राचीन वलित पर्वत है जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है। तो ये था कुछ बेसिक फैक्ट। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित पठारों में से किसे अंतः पर्वतीय पठार माना जाता है? थोड़ा सा माना जाता है। देखिए जो अंतः पर्वतीय पठार है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटर माउंटेन प्लेटू। इसका मतलब होता है कि ऐसा पठार क्षेत्र जो चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रेणियों से घिरा होता है, उसे बोलते हैं अंतः पर्वतीय पठार। ठीक है। ऑप्शन में दिया हुआ पहला तिब्बतियन पठार, तो बिल्कुल तिब्बतियन पठार एक अंतः पर्वतीय पठार है। यह विश्व का सबसे विस्तृत और ऊंचा अंतः पठार है। तो पहला वाला ही ऑप्शन हमें सही दिख रहा है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। ये अरबी पठार, यह नहीं है। फिर भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, यह भी नहीं है। ब्राज़ीलियन पठार, यह भी अंतः पर्वतीय पठार नहीं है। इसमें केवल तिब्बतियन पठार है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ वही बात कही है, अंतः पठार किसे कहते हैं? वे पठार जो चारों ओर से उच्च पर्वत श्रेणियों से घिरे होते हैं, उन्हें अंतः पर्वतीय पठार कहा जाता है। तिब्बतियन पठार, तिब्बतियन का पठार जो है विश्व का सबसे विस्तृत और ऊंचा अंतः पर्वतीय पठार है। यह दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रेणी से और उत्तर में कुनलून पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। बाकी ये जो अरब, भारतीय और ब्राज़ीलियन पठार था, ये सभी प्रायद्वीपीय पठार की श्रेणी में आते हैं, जो किसी पर्वत श्रृंखला के बीच घिरे नहीं हैं। बढ़ते हैं आगे। टकलामकान, टकलामकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? इसका नाम बहुत अच्छा है। टकलामकान चाइना में है। चाइना में सी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। चीन इसको भी बोलते हैं, मतलब कि चाइना इंग्लिश में, हिंदी में चीन। प्रोनाउंसिएशन का अंतर है केवल। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है। बढ़ते हैं आगे। टकलामकान का थोड़ा सा देख लेते हैं। यह मरुस्थल उत्तर पश्चिम चीन के सिंजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र में तारिम बेसिन में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़े शीतोष्ण और रेतीले मरुस्थल में से एक है। भौगोलिक विशेषता क्या है इसकी? यह मरुस्थल चारों ओर से ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। दक्षिण में कुनलून पर्वत, पश्चिम में पामीर का पठार और उत्तर में तियान शान पर्वत। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे छोटे से सबसे विस्तृत तक। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन में जैसे पूछा है सबसे छोटे से सबसे बड़े वाले तक, तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाला जो कि लगभग सभी को याद रहता है, टॉप 5 को हम याद रखे रहेंगे। सबसे ऊपर कौन होता है, सबसे बड़ा कौन है? अंटार्कटिक मरुस्थल। फिर उसके बाद है अंटार्कटिक, उसके बाद आर्कटिक है, फिर उसके बाद सहारा है, फिर है अरेबियन, फिर है ग्रैंड ऑस्ट्रेलियन। तो ये जो मरुस्थल हैं ये टॉप 5 हैं। मतलब दुनिया के सबसे बड़े मरुस्थल जो हैं वो पहले है अंटार्कटिक, फिर आर्कटिक, फिर सहारा, फिर अरेबियन, फिर ग्रैंड ऑस्ट्रेलियन। तो सबसे इसमें कोई ऑप्शन में तो दिखाई दे नहीं दे रहा है। अंटार्कटिक किसी ऑप्शन में नहीं है, फिर उसके बाद आर्कटिक भी नहीं है, फिर उसके बाद सहारा, सहारा में दिखाई दे रहा है थर्ड वाले पॉइंट में। तो आप देखिए क्वेश्चन में कहा है सबसे छोटे से सबसे विस्तृत तक, तो हम देखेंगे लास्ट से।
कि किस ऑप्शन में लास्ट में थर्ड पॉइंट दिया हुआ है। तो ए में भी दिया हुआ है, बी में भी दिया हुआ है और डी में भी दिया हुआ है, तो इस हिसाब से सी वाला तो एलिमिनेट हो गया। अब उसके बाद ये सहारा हो गया, सहारा के बाद है अरेबियन। अरेबियन मरुस्थल हमें कहीं दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल हमें यहाँ दूसरा वाला जो पॉइंट है, यहाँ अरेबियन मरुस्थल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब भी आएगा लास्ट में थर्ड है, फिर उससे पहले सेकंड आएगा, तो ऐसा किसी ऑप्शन में दिख रहा है? ये केवल हमें बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है। बाकी ये डी भी एलिमिनेट हो गया, ए भी एलिमिनेट हो गया, तो बी वाला जो है आंसर निकल कर हमें सामने आ गया। इसके आगे हमें याद रहे ना रहे, अगर टॉप 5 याद है तो संभावना है कि क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए 2 से ही काम बन गया और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाकी ये ग्रैंड सैंडी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, अगर इनके बारे में आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है ऐसे केस में टॉप 5 वाला क्रम काम कर जाता है। देखिए जैसे यहाँ पर काम कर गया। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है प्री के एग्जाम में। बढ़ते हैं आगे। बाकी ये जो ग्रैंड सैंडी मरुस्थल है, इसकी इसका जो क्षेत्रफल है 2,84,000 किलोमीटर स्क्वायर है, और गोबी मरुस्थल का 12,95,000, अरेबियन मरुस्थल का लगभग 23,30,000 है। फिर है सहारा मरुस्थल, ये लगभग 92 लाख किलोमीटर के आसपास में है। तो ये था, नीचे इसका क्रम हो गया। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित युग्मों नदी और उसकी प्रवाह दिशा में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है हमें बताना है। पहला है मैकॉन्ग नदी, यह दक्षिण से पश्चिम की ओर बहती है। नहीं, ये दक्षिण पश्चिम में नहीं बहती है, यह जो है उत्तर दिशा से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। उत्तर दिशा से दक्षिण पूर्व। फिर है अंगारा नदी, यह उत्तर की ओर बहती है, ये ऑप्शन सही है। फिर है अमूर नदी, यह उत्तर पूर्व की ओर बहती है, यह भी सही है। सीर दरिया, यह उत्तर पश्चिम में बहती है, ये भी ठीक है। केवल ए वाला ऑप्शन हमारा गलत दिखाई दे रहा है, तो ए वाला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जा रहा है। पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ए ही हमारा सही सुमेलित नहीं है। इस सवाल को आयोग ने 2024 में पूछा हुआ है। चलिए इसका थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। मेकॉन्ग नदी, इसका जो सोर्स है तिब्बत का पठार है, जो कि चीन का लासा इस क्षेत्र से निकलता है। इसकी प्रवाह दिशा है, फ्लो डायरेक्शन, यह उत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है और 6 देशों से होकर गुजरती है। वो 6 देश कौन कौन से हैं? चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। ये 6 देश से होकर मेकॉन्ग नदी बहती है। इसका मुहाना है वियतनाम में। वियतनाम में एक विशाल डेल्टा बनाते हुए दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है। तो ये था मेकॉन्ग नदी के बारे में कुछ बेसिक। बाकी के ऑप्शन को भी देख लेते हैं। फिर है अंगारा नदी, इसका जो सोर्स है रूस का साइबेरिया क्षेत्र है। यहाँ पर बैकाल झील है, यहाँ से निकलने वाली यह एकमात्र नदी है साइबेरिया क्षेत्र से। और इसका जो फ्लोइंग डायरेक्शन है, यह बैकाल झील से निकलकर मुख्य रूप से उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। और जो इसका मुहाना है, यह आगे चलकर येनिसेई नदी में मिल जाती है, जो अंत में आर्कटिक महासागर में गिरती है। फिर आगे बढ़ते हैं। अमूर नदी, इसका जो सोर्स है यह है सिल्का और आर्गन। इनके नदियों के संगम से चीन और रूस की सीमा पर यह निकलता है, यहाँ पर इसका यह नदी बनती है। और इसका जो फ्लोइंग डायरेक्शन है, यह मुख्य रूप से उत्तर पूर्व की दिशा में बहती है। विशेषता यह इसकी, यह चीन और रूस के बीच एक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इसे चीन भाषा में हेइलोंग जियांग या काली नागिन नदी कहा जाता है। और इसका जो मुहाना है ओखोटस्क सागर है, सी ऑफ ओखोटस्क, और तातार जल मध्य में गिर जाती है। फिर लास्ट में है सिर दरिया, इसका जो सोर्स है यह है मध्य एशिया में तियान सांग पर्वत श्रृंखला, जो किर्गिस्तान में पड़ता है। और इसका फ्लोइंग डायरेक्शन क्या है? ये किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान और कजाकिस्तान से बहते हुए उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। किस दिशा में बहती है? उत्तर पश्चिम दिशा में। और इसका जो मुहाना है मध्य एशिया में अरल सागर में गिरती है। दूसरी प्रमुख नदी आमू दरिया भी इसी में गिरती है। तो ये सारे फैक्ट याद रखे रहिएगा, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है।
हो सकता है यहाँ पर भी आयोग पूछ ले। बढ़ते हैं आगे। यूक्रेन की राजधानी कीव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो कीव है ये नीपर नदी किनारे स्थित है। नीपर हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है। चलिए थोड़ा सा नीपर नदी के बारे में जान लेते हैं। यहाँ इसका बेसिक दिया हुआ है। नीपर नदी, इसका जो लोकेशन है, यूरोप की चौथी सबसे लंबी नदी है और इसका जो उद्गम क्षेत्र है और जो मार्ग है, यह रूस के वाल्दाई पहाड़ियों से निकलकर बेलारूस और यूक्रेन से होकर बहती है। और जो इसके किनारे किनारे शहर हैं वह है यूक्रेन की राजधानी कीव। इसी नीपर नदी के दोनों तटों पर बसा हुआ है यूक्रेन की राजधानी कीव। और इसका मुहाना है काला सागर। काला सागर में ये जाकर गिर जाती है। फिर आगे है दूसरा ऑप्शन था निस्टर नदी। निस्टर नदी यह पूर्वी यूरोप की एक प्रमुख नदी है जो यूक्रेन और मालदोवा से होकर बहती है। इसका मुहाना भी काला सागर ही है। इसके किनारे का जो शहर है वह यूक्रेन का तिरास्पोल और मोल्दोवा के कुछ प्रमुख शहर हैं, लेकिन कीव नहीं है। इसका कौन सा शहर है? तिरास्पोल और मोल्दोवा। बढ़ते हैं आगे। ये है डेसना नदी, तीसरा वाला जो ऑप्शन दिया हुआ था क्वेश्चन में। यह नीपर नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। यह रूस से निकलकर यूक्रेन में प्रवेश करती है और कीव शहर के ठीक उत्तर में नीपर नदी में जाकर मिल जाती है। फिर लास्ट में है टेटेरिव नदी। टेटेरिव नदी के बारे में, यह भी नीपर नदी की एक दाहिनी सहायक नदी है। ऊपर जो डेसना थी यह भी सहायक नदी थी और ये जो टेटेरिव नदी है यह भी एक सहायक नदी ही है। यह यूक्रेन के जीतोमीर और कीव ओबाल्टत से होकर बहती है और नीपर नदी के जलाशय में जाकर मिल जाती है। तो ये था कुछ बेसिक फैक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूरोप में राइन नदी, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो कथन है। पहला है कथन राइन नदी उत्तरी जर्मन के औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। तो बिल्कुल पहला वाला स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा है रॉटरडैम। रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया हुआ है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, एक और दो दोनों, यह करेक्ट हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है ROARO प्री के एग्जाम में। चलिए इसका थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। ये जो राइन नदी है और इसकी सहायक रूर नदी बेसिन जर्मनी का सबसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है जो संपूर्ण उत्तर और पश्चिम जर्मनी के माल परिवहन के लिए एक मुख्य जलमार्ग प्रदान करती है। इस हिसाब से पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। आयोग ने भी इसे सही माना है ही सही। फिर दूसरा कथन था यह नीदरलैंड में स्थित यूरोप का सबसे बड़ा और व्यस्तम बंदरगाह है। तो राइन नदी जो है ये नीदरलैंड से बहते हुए उत्तरी सागर में गिर जाती है और रॉटरडैम का बंदरगाह इसी नदी के मुहाने पर बसा हुआ है। इसके बारे में कुछ और फैक्ट दिया हुआ है। राइन नदी आल्प्स पर्वत से निकलती है जो कि स्विट्जरलैंड में है। अत्यधिक कोयला औद्योगिक माल के परिवहन के कारण इसे कोयला नदी भी कहा जाता है। तो इस फैक्ट को याद रख के रहिएगा, इसको कोयला नदी भी कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी है। कौन सी नदी है? वो है रियो ग्रांडे। रियो ग्रांड कहाँ पर है? अमेरिका और मैक्सिको के बीच। रियो ग्रांड हमें डी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है प्री के एग्जाम में। चलिए इसका बेसिक थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो ग्रियो ग्रांड नदी है यह यूएस और मैक्सिको के बीच एक लंबी प्राकृतिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इसका जो उद्गम और मुहाना है यह अमेरिका के कोलोराडो राज्य में सैन जुआन पर्वतमाला से निकलती है
और टेक्सास व मैक्सिको के बीच बहती हुई मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिरती है? गल्फ ऑफ मैक्सिको में। फिर है कोलोरेडो नदी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिम भाग में बहती है और विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन इसका निर्माण करती है। यह कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिर जाती है। कौन गिरती है? कोलोरेडो नदी। बढ़ते हैं आगे। फिर है अमेजन नदी। ये तो बहुत ही फेमस है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होती है, मुख्य रूप से ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया में। यह जल आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी है, अमेज़न नदी। फिर है मिसिसिपी नदी। ये पूरी तरीके से यूएस के भीतर बहती है। इसकी क्या विशेषता है? मिसौरी नदी के साथ मिलकर यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है और मैक्सिको की खाड़ी में पाची के बाद आकार का डेल्टा बनाती है। बर्ड्स फूड जो होता है, पक्षी का पैर जो होता है उस आकार का डेल्टा बनाती है। तो ये था कुछ बेसिक फैक्ट। बढ़ते हैं आगे। ग्रेट बैरियर लीफ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ग्रेट बैरियर लीफ यह क्या है? यह कोरल रीफ सिस्टम है। कौन सा? कोरल रीफ, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रवाल भित्ति प्रणाली। इसके बारे में दो स्टेटमेंट है, हमें बताना है सही कथन कौन सा है। पहला है यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। तो ये बात एकदम सही है, ये उत्तर पूर्वी तट पर ही स्थित है, कोरल सी में, कोरल सागर में, जो कि एक प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। 2500 किलोमीटर नहीं, इसकी लंबाई 2300 किलोमीटर है। कितनी है? 2300 किलोमीटर, 25 नहीं। दूसरा वाला स्टेटमेंट हमारा गलत लिखा हुआ है। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा आंसर सही हो रहा है? केवल एक। केवल एक हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है, प्री के एग्जाम में, आर ओ के। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक फैक्ट है। पहला स्टेटमेंट जो है, ग्रेट बैरियर लीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर के कोरल सागर में स्थित है। फिर जो दूसरा स्टेटमेंट है, ग्रेट बैरियर लीफ की कुल लंबाई लगभग 2300 किलोमीटर है। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था? 2500, इसलिए वो स्टेटमेंट गलत था। इस क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा और फैक्ट दिया हुआ है। यह मूंगे नामक छोटे जीव द्वारा निर्मित विश्व की सबसे विशाल जैविक संरचना है। कौन सा जीव? मूंगे नामक जीव है। इसे 1981 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1981 में। यह एकमात्र ऐसी प्राकृतिक संरचना है जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला स्टेटमेंट है महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। तो बिल्कुल कर्क और मकर रेखा के बीच में महासागरों की लवणता ज़्यादा होती है। पहला वाला स्टेटमेंट ही सही दिया हुआ है। बाकी आप स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। यदि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में हो तो यह स्थिति लघु ज्वार की स्थिति है। तो यह लघु ज्वार की स्थिति नहीं होती, यह दीर्घ ज्वार की स्थिति होती है। यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। फिर सी वाला देखते हैं। बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है। तो ये प्रशांत महासागर की नहीं, ये अटलांटिक महासागर की एक ठंडी धारा है। तो ये प्रशांत महासागर लिख के गलत कर दिया इसे। फिर लास्ट में है पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार भाटा आता है। तो 12 घंटे 30 मिनट नहीं है, 30 की जगह 26 होना चाहिए। 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पर हर रोज एक ज्वार भाटा आता है। मतलब कि 24 घंटे 52 मिनट कर दिया जाए तो लगभग 25 घंटे के आसपास हो जा रहा है। मतलब दिन में लगभग 2 बार हर रोज ज्वार भाटा आता है, सॉरी ज्वार आता है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है, प्री के एग्जाम में। चलिए थोड़ा सा इसका
एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट। पहला वाला जो स्टेटमेंट दिया हुआ था, महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है, ये था ना, महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। यह लवणता के कारण जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ है और मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ है। इन रेखाओं के पास स्पष्ट आकाश, उच्च तापमान, तेज वाष्पीकरण और कम वर्षा होती है। इसी कारण से अक्षांशों पर महासागरीय जल की लवणता अधिक पाई जाती है। विषुवत रेखा पर वर्षा अधिक होने के कारण लवणता थोड़ी कम हो जाती है। बाकी जो दूसरा वाला स्टेटमेंट था वो तो गलत दिया हुआ था। यदि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में हो तो यह स्थिति लघु ज्वार की थी, उल्टा लिखा था। लघु ज्वार की नहीं, ये दीर्घ ज्वार की थी। यहाँ पर भी दिया हुआ है दीर्घ ज्वार की स्थिति थी। लघु ज्वार तब आता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा 90 डिग्री के समकोण पर होते हैं। जब 90 डिग्री इस तरीके से बनेगा, इस तरफ सूर्य, इस तरफ चंद्रमा होगा, पृथ्वी होगी, यहाँ सूर्य होगा, इधर चंद्रमा, इधर पृथ्वी, कैसे भी मतलब 90 डिग्री बनना चाहिए। फिर उसके बाद है बेंगलुया धारा। बेंगुला प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है, यह लिखा था स्टेटमेंट में। और यहाँ बताया गया है यह अटलांटिक महासागर की दक्षिण पश्चिम अफ्रीकी तट के सहारे बहने वाली एक ठंडी जलधारा है, न कि प्रशांत महासागर की। लास्ट में है पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन और चंद्रमा के परिभ्रमण के कारण किसी एक स्थान पर अगला ज्वार ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद नहीं बल्कि 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पर आता है। मतलब कि प्रतिदिन 24 घंटे 52 मिनट में 2 बार आता है। क्या आता है? ज्वार आता है। तो ये था कुछ बेसिक बात। बढ़ते हैं आगे। अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? फिर से 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें बताना है कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। पहला है अल नीनो में पूर्व प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म जलधाराओं का प्रकट होना शामिल है। तो देखिए लगातार तो नहीं रहता, ये आता रहता है टेम्परेरी बेस पे, तो इस हिसाब से ये सही ही है। बाकी ये जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है, यह गर्म जलधारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री तक बढ़ा देती है, जिसमें समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। तो यहाँ प्लैंकटन की मात्रा बढ़ेगी थोड़ी ना, यहाँ तो घटेगी ना। तो ये वाला दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत लिखा हुआ है। पहला सही, दूसरा गलत है। तो केवल एक सही है जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है प्री के एग्ज़ाम में। बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा इसका बेसिक देख लेते हैं। अल नीनो यह एक जटिल मौसम प्रणाली है जिसके दौरान पूर्वी प्रशांत महासागर, जिसमें पेरू और इक्वाडोर के तट के पास में सामान्य रूप से बहने वाली ठंडी पेरू धारा के स्थान पर अस्थायी रूप से गर्म जलधारा का विकास होता है। तो हमने बताया था ना अभी, टेम्परेरी बेस पे यह जलधारा का विकास होता है। फिर दूसरा स्टेटमेंट, प्लैंकटन पर प्रभाव। जब पेरू के तट पर समुद्र का जल गर्म हो जाता है तो वहाँ उपप्लवन, नीचे से ठंडे पोषक युक्त जल का ऊपर आना, इसकी प्रक्रिया रुक जाती है, जिसके कारण पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा घट जाती है, न कि बढ़ती है। प्लैंकटन घटने से मछलियां मरने लगती हैं और पेरू के मत्स्य उद्योग को भारी नुकसान पहुंचता है। इसलिए ये जो दूसरा वाला स्टेटमेंट था गलत था। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। स्पेनिश भाषा में अल नीनो का जो अर्थ है वह है बालक ईसा, बेबी क्रिस्ट होता है, क्योंकि यह प्रभाव क्रिसमस के आसपास दिखाई देता है। अल नीनो को भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव डालते हुए देखा जाता है। इससे भारत में वर्षा कम होती है या फिर सूखा पड़ जाता है, जैसे कि इस साल भी न्यूज़ में बना हुआ है अल नीनो का प्रभाव भारत पर है, इसी वजह से बारिश कम हो रही है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से गर्म महासागर धारा कौन सा है? पहला है लेब्राडोर धारा। तो ये गर्म धारा थोड़ी ना है, ये तो ठंडी धारा है। यह आर्कटिक महासागर से दक्षिण की ओर कनाडा के तट के सहारे बहती है।
तो जब ठंडा है तो पूछा है गर्म जलधारा कौन सा है, गर्म महासागर धारा। फिर दूसरा है उत्तरी अटलांटिक धारा। यह धारा विषुवत रेखा से उत्तर पश्चिम यूरोप की तरफ बढ़ती है, इसलिए यह महासागर गर्म धारा वाली है। देखिए जो भी धाराएं होती हैं, ये पृथ्वी है, इसमें जो विषुवत रेखा है, इसके बीच में जो रोशनी पड़ती है सूरज की, यहाँ पर इस कारण से, रोशनी के कारण ज़्यादा यहाँ की धाराएं गर्म हो जाती हैं। अगर ये गर्म धाराएं ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ बहेंगी तो ये गर्म धाराएं रहती हैं। लेकिन यहीं अगर पृथ्वी के ध्रुवों की तरफ से अगर कोई धारा नीचे की तरफ आ रही, मतलब कि विषुवत रेखा की तरफ आ रही है, तो वो ठंडी धाराएं होती हैं। यही काम नीचे भी हो जाता है। दक्षिणी ध्रुव से अगर विषुवत रेखा की तरफ कोई धारा बह रही है तो वो ठंडी धारा रहती है। इसका उल्ट जब विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ, चाहे ऊपर चाहे नीचे, जब कोई धारा बहती है तो वो गर्म धारा रहती है। कारण आपको पता ही है, सूरज के प्रकाश के कारण यहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहती है। तो इस हिसाब से हमारा जो उत्तरी अटलांटिक धारा है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बाकी ये जो कैनरी धारा है, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में से उत्तर से अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण की ओर बहती है, मतलब विषुवत रेखा की तरफ बहती है। तो ये ठंडी धारा रहेगी। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है। बढ़ते हैं आगे, इसका थियरी भी देख लेते हैं। महासागरीय धाराओं का बेसिक थियरी जो है, महासागरीय जलधाराएं समुद्र में एक निश्चित दिशा में बहने वाली जल की विशाल नदियां होती हैं। इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, एक गर्म जलधारा, दूसरा ठंडी जलधारा। जो गर्म जलधारा होती है यह विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बहती है। विषुवत रेखा को इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। फिर जो ठंडी जलधाराएं होती हैं ये ध्रुवों से अक्षांश विषुवत रेखा की ओर बहती हैं। इनका तापमान आसपास के जल से कम होता है। अभी हमने बात किया ना, ध्रुवों पर ठंडा इलाका रहता है और बीच में गर्म रहता है। बढ़ते हैं आगे, उत्तरी अटलांटिक के बारे में थोड़ा सा फैक्ट दिया हुआ है। यह गल्फ स्ट्रीम की ही उत्तरी विस्तार है। यह विषुवत रेखा की तरफ से उत्तर पश्चिम यूरोप की ओर बहती है, इसलिए यह एक गर्म जलधारा है। इस गर्म जलधारा के कारण उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह अत्यधिक ठंड में भी जमते नहीं हैं और वर्ष भर खुले रहते हैं, जैसे कि ब्रिटेन और नॉर्वे के। फिर है लेब्राडोर जलधारा। यह आर्कटिक महासागर से दक्षिण की ओर कनाडा के तट पर बहती है। ध्रुवों की ओर से आने के कारण यह ठंडी जलधारा है। जब यह ठंडी लेब्राडोर धारा आगे जाकर गर्म गल्फ स्ट्रीम से मिलती है तो वहाँ घना कोहरा बनाती है, जो जहाज़ों के लिए खतरनाक होता है। लेकिन मत्स्य पालन के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन क्षेत्र यही है, न्यू फाउंडलैंड। क्या नाम है? न्यू फाउंडलैंड। फिर है कैनरी धारा। यह ठंडी धारा है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तर से अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण की ओर बहती है। ऊपर से नीचे आने के कारण यह ठंडी जलधारा है। मतलब चाहे साउथ पोल से चाहे नॉर्थ पोल से कोई धारा आ रही है तो वो ठंडी ही होगी। ठीक है। इसका क्या प्रभाव होता है? तटीय इलाकों में ठंडी धारा बहने के कारण वाष्पीकरण कम होता है और वर्षा नहीं होती, जिससे सहारा मरुस्थल के तटीय हिस्सों में शुष्कता बनी रहती है। तो ये था कुछ फैक्ट। बढ़ते हैं आगे। यहाँ दक्षिणी गोलार्ध का भी कुछ बेसिक नियम दिया हुआ है। गर्म जलधारा विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जो बहती है। विषुवत रेखा का जल गर्म होता है, इसलिए जब दक्षिण ध्रुव की ओर बहता है तो वो गर्म जलधारा होता है। मतलब किसी भी ध्रुव पर बहे, अगर विषुवत रेखा की से बह रही है ध्रुव की तरफ तो गर्म ही होगी। एग्जाम्पल दिया हुआ है ब्राज़ील धारा। दक्षिण अटलांटिक महासागर में उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई धारा, यह दक्षिण प्रशांत महासागर में उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। यह भी जल गर्म धारा है। फिर है मोजाम्बिक, हिंद महासागर में दक्षिण की ओर बहती है। फिर है ठंडी जलधारा, यह दक्षिण ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बहती है। अंटार्कटिका का जल अत्यधिक ठंडा होता है, इसलिए जब यह जल उत्तर की ओर बहता है तो ठंडी जलधारा कहलाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। पेरू हबोल्ट धारा।
दक्षिण प्रशांत महासागर में अंटार्कटिका की ओर से पेरू की तरफ बहती है। और फिर बेंगुला धारा, यह दक्षिण अटलांटिक महासागर में अफ्रीका के पश्चिमी तट से उत्तर की तरफ बहती है। यह भी ठंडी धारा है। फिर है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, यह हिंद महासागर में दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। यहाँ नीचे ट्रिक भी दिया हुआ है, जो जलधारा है और फिर उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में गर्म जलधाराएं जो हैं ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहेंगी उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर से दक्षिण की ओर बहेंगी। ठंडी जलधाराएं उत्तर से दक्षिण की ओर बहेंगी उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर की ओर बहेंगी। इसका जो की पॉइंट है वो है जलधारा गर्म होगी यदि वह विषुवत रेखा से दूर जा रही है, और ठंडी होगी यदि वह ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आ रही है। तो ये इसका की पॉइंट है समझने के लिए। बढ़ते हैं आगे। सुएज नहर किन दो जल निकायों को जोड़ती है? सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो लाल सागर और भूमध्य सागर हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है। बढ़ते हैं आगे, इसका बेसिक देख लेते हैं। सुएज नहर के बारे में लिखा हुआ है, नहरें मानव निर्मित कृत्रिम जलमार्ग होती हैं जो दो विशाल जल निकायों को जोड़ती हैं, उसमें सागर महासागर को आ सकते हैं, ताकि जहाज़ों को एक महाद्वीप का पूरा चक्कर न लगाना पड़े और समय व दूरी की बचत हो सके। सुएज नहर मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में स्थित है, जो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है तथा भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। बाकी ये जो ऑप्शन में दिया था लाल सागर और भूमध्य सागर, सुएज नहर इन्हीं को जोड़ती है। इसके बनने से यूरोप और एशिया के बीच का समुद्री मार्ग लगभग 7,000 किलोमीटर छोटा हो गया, क्योंकि जहाज़ों को अब अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर नहीं लगाना पड़ता था। केप ऑफ गुड जो होकर पहले जाता था वो रास्ता अब नहीं जाना पड़ता। इसका जो निर्माण हुआ है वो फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेप्सस द्वारा कराया गया था, और यह 1869 में व्यापार के लिए खोली गई थी। मिस्र ने 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण किया था। कब किया था? 1956 में। बढ़ते हैं आगे। फिर है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, जो कि दूसरे वाले ऑप्शन में दिया हुआ था। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, यह दो जल निकायों को जिब्राल्टर जल संधि से जोड़ती है। जो जिब्राल्टर जल संधि है वह भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इसे भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। फिर है लाल सागर और हिंद सागर को जोड़ने वाला जल संधि कौन सी है? वह है बाबल मंदेब, बाबल मंद स्ट्रेट जो है ये लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। इसे आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है, गेट ऑफ टीयर्स। किसे कहते हैं? बाबल मंदेब को। तो ये था कुछ बेसिक बात। अगला सवाल है, रणनीतिक रूप से स्थित जिब्राल्टर जलप्रबंध जोड़ता है। जिब्राल्टर जलप्रबंध किसको जोड़ता है? यह अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। तो अटलांटिक कहाँ दिया हुआ है? अटलांटिक नहीं दिया गया। अच्छा, ये अंध महासागर लिखा हुआ है। अंध महासागर अटलांटिक को ही हिंदी में बोलते हैं। अंध महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है। बढ़ते हैं आगे, इसका बेसिक देख लेते हैं। जलप्रबंध क्या होता है? यह एक प्राकृतिक रूप से बना संकरा जलमार्ग होता है, जो दो बड़े जल निकायों को जोड़ता है और दो स्थल भागों को अलग भी करता है। अटलांटिक ओशन या फिर अंध महासागर। अटलांटिक महासागर को हिंदी में अंध महासागर भी कहा जाता है। बाकी का जो ऑप्शन दिया हुआ है जिब्राल्टर जलप्रबंध, यह अंध महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, जो कि हमें एक ऑप्शन में पूछा हुआ था। यह उत्तर में यूरोप, स्पेन के अंदर, इसको दक्षिण अफ्रीका के मोरक्को से अलग करता है। इसे भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है, क्योंकि अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में प्रवेश करने का यह एकमात्र समुद्री मार्ग है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। बाकी के ऑप्शन,
काला सागर तथा भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है? इसको बास्पोरस जल संधि जोड़ती है, बास्पोरस स्ट्रेट। एक और स्ट्रेट है डार्डेनल स्ट्रेट, यह मरमरा सागर के माध्यम से जोड़ती है काला सागर और भूमध्य सागर को। फिर है पोर्ट सईद तथा सुएज नहर। असल में यहाँ पर कोई भी जल मत नहीं है। पोर्ट सईद सुएज नहर का उत्तर में स्थित एक बंदरगाह है। फिर है जापान सागर तथा पीला सागर, इन्हें कोरिया जल संधि आपस में जोड़ती है, कोरिया स्ट्रेट। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन एक यूरोप में फिनलैंड और स्वीडन को अलग करता है? तो यह दोनों बोथनिया की खाड़ी से अलग होते हैं। बोथनिया की खाड़ी हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है। बढ़ते हैं आगे, इसका बेसिक भी देख लेते हैं। खाड़ी क्या होता है? यह समुद्र का वह भाग जो तीन ओर से स्थल मार्ग से घिरा होता है, उसे खाड़ी कहते हैं। बाल्टिक सागर के उत्तर पूर्वी हिस्सों में कई छोटी छोटी खाड़ियाँ स्थित हैं जो स्कैंडिनेवियाई देशों को एक दूसरे से प्राकृतिक सीमा के रूप में अलग करती है। फिर है बोथनिया की खाड़ी, यह बाल्टिक सागर को सबसे उत्तरी भुजा में है, सबसे उत्तरी भुजा है। यह पश्चिम में स्वीडन और पूर्व में फिनलैंड के बीच में स्थित है, इसलिए यह फिनलैंड और स्वीडन को प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से अलग करती है। बाकी के जो विकल्प हैं उसमें है बाल्टिक सागर, बिस्के की खाड़ी और फिनलैंड की खाड़ी। बाल्टिक सागर, यह बोथनिया की खाड़ी बाल्टिक सागर का ही एक हिस्सा है, लेकिन फिनलैंड और स्वीडन के ठीक बीच में स्थित विशिष्ट जल निकाय बोथनिया की खाड़ी है। और जो बिस्के की खाड़ी है, यह अटलांटिक महासागर में फ्रांस के पश्चिम और स्पेन के उत्तर में स्थित है। फिर लास्ट में फिनलैंड की खाड़ी, यह बाल्टिक सागर का एक हिस्सा है जो फिनलैंड और इस्टोनिया को अलग करता है तथा इसके पूर्व में रूस स्थित है, मतलब पूर्व में। ये था कुछ बेसिक फैक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा झील और देश सही सुमेलित नहीं है? पहला है माराकाइबो, यह वेनेजुएला में है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा है मिशिगन, यह यूएसए में है, ये भी ठीक है। तीसरा है ओनेगा, ये कनाडा में नहीं, ये कनाडा में नहीं, ये तो यूरोप में है। कनाडा तो अमेरिकी महाद्वीप में पड़ता है ना, उत्तरी अमेरिका में, लेकिन ये तो यूरोप में पड़ता है ओनेगा झील। तो इस हिसाब से ये सी वाला ऑप्शन गलत दिया हुआ है। बाकी ये बैकाल रूस में ही पड़ता है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है प्री के एग्ज़ाम में। बढ़ते हैं आगे, इसका कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं बेसिक। झील क्या होता है? जल का वह स्थिर भाग होता है जो चारों ओर से भूमि से घिरा होता है। महाद्वीप और प्रमुख देश की प्रसिद्ध झीलों से संबंधित प्रश्न अक्सर भौगोलिक स्थान के आधार पर पूछे जाते हैं, जैसा कि इस सवाल में पूछ ही लिया है। पहला है, फिर है ओनेगा झील, यह झील कनाडा में नहीं रूस में स्थित है, जो कि क्वेश्चन में दिया था, कि क्वेश्चन का आंसर भी था। फिर बाकी के जो ऑप्शन है उसमें है माराकाइबो, यह वेनेजुएला में है, यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के वेनेजुएला देश में स्थित एक प्रसिद्ध झील खाड़ी है। यह देश पेट्रोलियम का विशाल भंडार के लिए जाना जाता है, यहाँ पर क्रूड ऑयल भारी मात्रा में मिलता है। फिर है मिशिगन, ये यूएस में है। उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लैक्स में मिशिगन झील एकमात्र एक ऐसी झील है जो पूरी तरह से यूएस की सीमा के भीतर स्थित है। फिर लास्ट में है बैकाल, यह रूस के साइबेरिया में स्थित है। यह विश्व की सबसे गहरी और आयतन की दृष्टि से सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन? बैकाल झील। बढ़ते हैं आगे। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? दो कथन है, बताना है कौन कौन सा सही है कौन नहीं। पहला है, ये जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है। तो ये जाम्बिया और मोजाम्बिक के बीच में नहीं, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में सीमा बनाता है।
तो इस हिसाब से पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत दिया हुआ है। दूसरा देखते हैं, यह जिम्बांजे नदी पर स्थित है। तो बिल्कुल ये जिम्बांजे नदी पर स्थित है। तो इस हिसाब से यहाँ केवल दूसरा वाला सही है। तो केवल 2 हमें सी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। सी वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है आरओ प्री के एग्ज़ाम में, जो कि कैंसिल हो गया था बाद में। बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा और फैक्ट देख लेते हैं। जलप्रपात क्या होता है? वाटरफॉल। जब नदी का जल किसी ऊंचे स्थान से सीधे नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात ये दुनिया के सबसे बड़े और प्रसिद्ध जलप्रपातों में से एक है, जो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। बाकी जो पहला स्टेटमेंट था, विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है, न कि जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक की। फिर दूसरा स्टेटमेंट में, यह जलप्रपात जोम्बेजी नदी पर स्थित है, जो कि बिल्कुल सही है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट नीचे दिया हुआ है। स्थानीय भाषा में इसे मोसी ओ तुन्या कहा जाता है, जिसका मतलब होता है धुआं जो गरजता है, द स्मोक दैट थंडर्स, धुआं। फिर है डेविड लिविंगस्टोन पहले यूरोपीय थे जिन्होंने जलप्रपात की खोज की थी, और इसका नाम ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया था। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं आगे। दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होना, क्या कारण है इसका? तो आपने कॉरियोलिस बल के बारे में पढ़ा होगा, उसी के कारण यह विक्षेपित हो जाता है। कॉरियोलिस बल हमें सी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। इस सवाल को आयोग ने 2023 में पूछा हुआ है प्री के एग्जाम में। चलिए इसका बेसिक देख लेते हैं। पृथ्वी का घूर्णन, रोटेशन ऑफ अर्थ। पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। और जो कॉरियोलिस बल होता है, पृथ्वी के इसी घूर्णन के कारण गतिशील वस्तुओं पर एक आभासी बल काम करता है, जिसे कॉरियोलिस बल कहते हैं। अब जैसे ये पृथ्वी है और पृथ्वी ऐसे घूम रही है पश्चिम से पूरब की दिशा की ओर, और इस पे जो विषुवत रेखा है, इसके ऊपर और नीचे अलग अलग तरीके से कॉरियोलिस बल काम करता है। मतलब ये पृथ्वी है, जब इस तरफ घूमेगा ऐसे, तो ऊपर का जो हवा है वो कुछ इस डायरेक्शन में चली जाती है, और नीचे वाला जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाता है। मतलब दोनों ही पश्चिम दिशा की तरफ मुड़ जाती है। तो इस हिसाब से हमें हवाओं का डायरेक्शन मिल जाता है। तो ये है थोड़ा सा बेसिक नियम इसका। फिर फेरल का नियम दिया हुआ है। फेरल का नियम क्या कहता है? कॉरियोलिस बल के कारण पवनें अपनी मूल दिशा से भटक जाती हैं। वही बताया ना अभी, पृथ्वी घूम रही है, उस पर एक आभासी बल काम कर रहा है। पृथ्वी घूमने के कारण वो अपनी दिशा में थोड़ा सा परिवर्तन कर देती है, उसी की बात की जा रही है। और जो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं होती हैं, हवाएं अपनी गति की दिशा दाईं ओर मोड़ लेती हैं। मतलब ऊपर से इसे आ रही हैं और ये दाहिनी तरफ ऐसे मुड़ जाती हैं, और जो नीचे की तरफ से आती हैं वो बाईं ओर ऐसे मुड़ जाएंगे। दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी गति की दिशा बाईं की ओर मोड़ लेती हैं या फिर मुड़ जाती हैं। फिर लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। कॉरियोलिस बल की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक गैस्पार्ड गुस्ताव कॉरियोलिस ने की थी। किसने? गैस्पार्ड गुस्ताव कॉरियोलिस ने। यह बल विषुवत रेखा पर शून्य होता है और ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। बढ़ते हैं आगे। Subscribe for more content.